ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया। ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया संसार में एक ऐसी अभिक्रिया है जो सभी जीवों में संपन्न होती है, सभी जीवों में संपन्न होती है, सभी जीवों में संपन्न होती है। ये ऑक्सीशोषण करने वाले प्राणी हो चाहे अनऑक्सीशोषण करने वाले प्राणी हो, सभी में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। और इस अभिक्रिया को हम EMP पथ भी कहते हैं, EMP पथ। ऐसा इसलिए कहा गया है कि इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने करी थी। एक का नाम था गुस्ताव एम्बिडन, ओटो मेयरहॉफ और जे पारानास। नाम है उनके इम्बिडेन, गुस्ताव इम्बिडेन, ओटो मेयरहॉफ व जे पारानास। तो गुस्ताव एम्बिडन, ओटो मेयरहॉफ और जे पारानास, इन्हीं के नाम से इसको EMP पथ कहते हैं। 3 वैज्ञानिक थे, इन्हीं के आधार पर इसको EMP पथ बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ग्लाइकोलाइसिस 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि ये है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस को तोड़ेंगे तो 2 शब्द बनेंगे, ग्लाइकोज और लाइसिस। ग्लाइकोज का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है भाई। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। तो इस ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 चरण होते हैं और 10 चरण में इनमें इस ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है। विखंडन होने से हमें लास्ट में पायरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं, यानी कि जो 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है वो लास्ट में टूट जाता है 3 कार्बन वाले 2 अणु पायरुविक एसिड में। फिर पायरुविक एसिड आगे जाकर के पायरुविक एसिड 2 प्रकार से कार्य कर सकता है, या तो हो हमारे ऑक्सीशोषण में काम आ जाए या फिर उसी से हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस को कुल 10 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण जो होता है उस चरण में क्या होता है देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। तो हम पढ़ रहे हैं पादपों में शोषण, और पादपों में जो शोषण की प्रक्रिया होती है वो सबसे मुख्य ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होती है। और ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले यानी जो पादप होते हैं उनमें जो शर्करा होती है, शर्करा का जो निर्माण होता है वो शर्करा यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती है। तो ये सुक्रोज जो होता है पादपों में सुक्रोज के रूप में ऊर्जा बनती है, यानी सुक्रोज जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का अंतिम उत्पाद है और वो एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से वो बदल जाता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से हमारी ये अभिक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला चरण। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रथम चरण होता है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रथम चरण में एक अणु ग्लूकोज का काम में आता है। एक अणु ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से ग्लाइकोलाइसिस के प्रथम चरण में हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से फॉस्फोरिलीकृत होकर यानी कि ATP का यूज करके वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में टूट जाता है। ठीक है, यह है ग्लाइकोलाइसिस का प्रथम चरण। अब ग्लाइकोलाइसिस का जो दूसरा चरण होता है उस दूसरे चरण में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने ही आइसोमर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में बदल जाता है, यानी कि ये एक समावीकरण अभिक्रिया है जो आपस में चेंज हो जाती है। दूसरे चरण की आपसे पूछा कि कौन सी अभिक्रिया समावीकरण होती है, तो दूसरी और 5वीं अभिक्रिया समावीकरण होती है। दूसरी अभिक्रिया में भी समावीकरण होता है और तीसरी वाली क्रिया ये यहाँ पर ये 5वीं अभिक्रिया भी क्या होती है? समावीकरण। तो 2 बार समावीकरण होता है। ठीक है, पहले वाले समावीकरण में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टूट जाता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। एक बार फिर तीसरे चरण में फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में टूट जाता है। यहाँ पर हमारा एंजाइम काम आता है, उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जहाँ भी ATP टूटता है वहाँ पर एंजाइम काम आता है, उसको बोलते हैं काइनेज। जहाँ जहाँ ATP टूटेगा वहाँ पे काइनेज। ठीक है, तो यहाँ पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये फॉस्फोफ्रक्टो यानी कि फॉस्फेट और फ्रक्टोज पे काम करता है, इसलिए इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम में ATP की मदद से ADP में बदल जाता है और यहाँ पर इस प्रक्रिया में हमारे पास एक अणु फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूटता है, जो कि एक एल्डोलेज अभिक्रिया है। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का जो चौथा चरण है वो एल्डोलेज अभी एंजाइम की सहायता से होता है। वहाँ पर 3-PGL का एक अणु और DHAP का एक अणु बनता है। 3-PGL यानी फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में भी 3 कार्बन होते हैं, DHAP में भी 3 कार्बन होते हैं। और ये जो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं DHAP और ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये आपस में बदल सकते हैं। तो जब ये ग्लाइकोलाइसिस आगे बढ़ता है तो ये आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में DHAP का एक अणु भी इधर ग्लिसरेल्डिहाइड के अणु में बदल जाता है। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस का जो छठा चरण होता है वहाँ पर ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 3 अणु, ठीक है 2 अणु यहाँ पर क्या करते हैं, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में
डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में दो अणु 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनाते हैं, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनाते हैं। तो इस चरण में भी ऊर्जा निर्माण होता है। इस चरण में क्या होता है कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो दो अणु हैं उनमें से 2 हाइड्रोजन NAD की ओर चले जाते हैं, NAD प्लस की ओर चले जाते हैं और फॉस्फोरिलीकरण होता है यहाँ पर। इस फॉस्फोरिलीकरण की मदद से, ठीक है, यहाँ पर यह इसको रिडॉक्स वगैरह बोलते हैं, रिडॉक्स विभव। तो यहाँ से NAD प्लस से NADH2 बन जाता है और इस तरह से ये छठा चरण संपन्न होता है। छठे चरण के बाद आता है सातवां चरण। सातवां चरण भी ऊर्जा उत्पादन का चरण होता है। तो ऊर्जा उत्पादन के इस चरण में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये काइनेज एंजाइम की सहायता से, फिर मैंने बताया जहाँ जहाँ ATP वहाँ काइनेज एंजाइम की सहायता से 2 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके ATP का निर्माण कर देता है। तो सातवें चरण में ATP का निर्माण होता है, छठे चरण में NADH2 का निर्माण होता है। इस तरह से दोनों चरण ऊर्जा उत्पादन के चरण हैं। फिर आगे देखते हैं कि जो एंजाइम होता है म्यूटेस, उस म्यूटेज एंजाइम की सहायता से 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो कि 3 कार्बन वाला होता है वो बदल जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल इनोलेज एंजाइम की सहायता से जल का एक अणु, जल के 2 अणुओं का त्याग करता है। जल को त्याग करके वो बन जाता है 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल। अब ये 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल वापस से पायरुविक अम्ल काइनेज, वापस से काइनेज एंजाइम आ गया यहाँ पर, जहाँ जहाँ ATP वहाँ काइनेज। तो फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ADP और ADP से ATP का निर्माण करता है। इस तरह से 2 अणु पायरुविक एसिड के बन जाते हैं, 2 अणु पायरुविक एसिड के बन जाते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है पायरुविक अम्ल। अब यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि यहाँ पर ATP का जो सारांश है वो क्या है। ATP सारांश इसमें पूछा जाता है। ATP सारांश क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस की इस प्रक्रिया में जो सभी जीवों में यूनिवर्सल रूप से संपन्न होती है, इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 2 ATP अणु काम आते हैं, 2 ATP अणु खर्च हो जाते हैं और हमें डायरेक्ट जो ATP प्राप्त होते हैं, डायरेक्ट सीधे ATP प्राप्त होते हैं, वो 4 प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर शुद्ध लाभ कितने ATP का हो गया, 2 ATP का। इसको शुद्ध लाभ बोलते हैं, शुद्ध लाभ भी बोल सकते हो या प्रत्यक्ष लाभ भी बोल सकते हो। शुद्ध लाभ या प्रत्यक्ष लाभ हमें 2 ATP का होता है। इसी अभिक्रिया में 2 NADH के अणु भी बनते हैं, NADH2, और एक NADH2 में होते हैं 3 ATP, इसलिए 2 NADH2 में होंगे 6 ATP। इस तरह से हमें यहाँ पर अप्रत्यक्ष लाभ कितने ATP का होता है, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ होता है 6 ATP का। फिर पूछे कि कुल लाभ कितने ATP का होता है, तो कुल लाभ होता है हमारे यहाँ पर 6 + 2 = 8 ATP। तो हमसे पूछा जाए कभी कि ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया में टोटल कितने ATP अणुओं का लाभ होता है, तो टोटल हमें 8 ATP अणुओं का लाभ होता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है। फिर पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कहाँ पर समायुक्तकरण होता है, तो दूसरे चरण में समान्य। ऊर्जा निर्माण के कौन कौन से चरण हैं, ऊर्जा निर्माण के चरण हैं छठा चरण ऊर्जा निर्माण के चरण पूछा जाए तो ऊर्जा निर्माण होता है छठे चरण में, 7वें चरण में, और अंतिम जो चरण होता है यानी कि वो 10वां चरण, छठा, 7वां और 10वां चरण ऊर्जा निर्माण होता है। ऊर्जा खर्च का चरण कौन सा होता है, ऊर्जा खर्च का चरण पहला और तीसरा होता है। फर्स्ट और तीसरे चरण में ऊर्जा खर्च होती है। इस तरह से ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस चक्र है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र सभी प्राणियों में संपन्न होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्लाइकोलाइसिस को एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाया गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, एक और बात, NADH2 से जो ATP मिलते हैं वो ETS के माध्यम से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से मिलते हैं, यानी कि ये यहाँ पर इनका कोई यहाँ पर शुद्ध लाभ नहीं मिलता, ये हमको बाद में मिलता है, ठीक है।